पर मिनट। ठीक है, ये आपका हो गया स्पीड की कटिंग, और ये आपका आरपीएम से, किसी आरपीएम से आपका ये आपका वर्कपीस घूम रहा है। चिप्स जो हैं जॉब से बाहर निकलती हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जॉब का वर्कपीस का फ्रिक्शन कम हो और इजीली हम कट कर सकें, तो उस कूलेंट को भी रास्ता देते हैं। अगर हम बात करते हैं ये इसी पोर्शन की वजह से ही आपको इस लेथ का नाम दिया गया है रैम टाइप लेथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रैम टाइप लेथ। अब इसको हम रैम टाइप लेथ क्यों बोलते हैं, देखो ये आपका यहाँ पे ये स्लाइड है और यहाँ पे आपको आपका ब्लैंक का सिंपल शेप, ये आपका फाइनल शेप हो जाएगा ब्लैंक का। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। मतलब स्पिनिंग एक सिंपल सा नॉर्मली फॉर्मिंग प्रोसेस नंबर 20 ऑसिलेटिंग नहीं रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ठीक है, कि आपको जब ऐसे आगे पीछे जाएगा टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना यूपीआई विनर जेईई पेपर सोल्यूशन का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 to 16 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, उन क्वेश्चंस के पीछे क्या थ्योरी है, आने वाले एग्जाम में उन थ्योरी से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 to 16 नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार उन वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। और आज की इस वीडियो में अपने मैन्युफैक्चरिंग से जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे, और जो थ्योरी क्वेश्चंस आए थे उससे भी आपको आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेथ से क्वेश्चन आया था, यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए वर्कपीस इज टर्न्ड ऑन ए लेथ एट 100 मीटर पर मिनट, cutting speed 0.4 mm per revolution and 1.5 mm depth of cut. What is the rate of the metal removal? मतलब आपको जो है कटिंग स्पीड दिया हुआ है, रिवोल्यूशन दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें आपको मेटल रिमूवल रेट निकालना है। तो पहले हम ये सीखते हैं कि आपका मेटल रिमूवल रेट मतलब MRR होता क्या है, इसको हम निकालते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किस उसमें हम इसको निकालते हैं। ठीक है, इसमें आप और सीखने वाले हैं अपना फीड का, डेप्थ ऑफ कट का क्या इसमें लेथ के फैक्टर में इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ और इनसे कुछ कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ये सब। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो आपको MRR दिया हुआ है, तो मेटल रिमूवल रेट होता क्या, पहले आप वो सीखिए कि जो आपको MRR दिया हुआ है मेटल, इसको हम बोलते हैं मेटल रिमूवल रेट, मतलब इसको हम बोलेंगे मेटल रिमूवल रेट। MRR को बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका होता है मेटल रिमूवल रेट। और आपसे क्वेश्चन में इसी की बात कर रहा है कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि मेटल रिमूवल रेट आगे होता क्या है। ये होता है द अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव्ड पर यूनिट टाइम, मतलब कितना हमने मेटल निकाला है वर्कपीस से पर यूनिट टाइम में, और कितना मेटल निकाला है उसको हम निकालते हैं वॉल्यूम में, कितने वैल्यूम हमने मेटल निकाला है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें, इसकी अगर हम डिफिनीशन दें तो वो होगा, इसका डिफिनीशन होगा अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव पर यूनिट टाइम, रिमूव पर यूनिट टाइम। और जनरली जो इसकी यूनिट होती है ये आपकी होती है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट में, मतलब एक मिनट में हमने कितना मिलीमीटर क्यूब, कितने वॉल्यूम का मटेरियल हमने कट किया वर्कपीस से, यही होता है आपका MRR। और इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे किसका, डेप्थ ऑफ कट का, फीड का और कटिंग स्पीड का। तो अगर हम कॉन्सेप्ट सीखना चाहें इसमें हम, तो जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इसमें तो अपना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। आपके लेथ में ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट का रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बात करें, अगर हम अपना ये बात करें कि अपना ये वर्क पीस है, यहाँ पे हम बात करते हैं ये आपका वर्क पीस है, ये आपका चक है, ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, और ये आपका चक है, ये चक ने वर्क पीस को ऐसे होल्ड किया हुआ है। ठीक, और ये आपका वर्क पीस। अगर हम बात करें टूल की, तो मान लेते हैं टूल को हमने ऐसे यहाँ पे इंसर्ट किया, ये टूल को हमने इंसर्ट किया तो टूल ने इतना मटेरियल यहाँ से कट कर दिया, इतना मटेरियल यहाँ से टूल ने कट कर दिया, तो जो इसका फिगर होगा वो ऐसे हो जाएगा, मान लो। ठीक है, ये फिगर इसका ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि इसमें डेप्थ ऑफ कट क्या है, तो ये जो टूल जितना हमने अंदर किया है ये, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट, मतलब T। ठीक है, तो फर्स्ट जगह हम देखें तो डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट निकल के आएगा फॉर्मूला आपका, जो इसका डायरेक्ट कम हो गया तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा कैपिटल D - स्मॉल d डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका डेप्थ ऑफ कट मतलब T का फॉर्मूला निकल के आएगा।
ठीक है। मतलब ये इनिशियल इसका जो डाया था वो कैपिटल डी था, और जो इसका स्मॉल डाया इसमें हमने स्मॉल डी मान लिया, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है, ये हो गया। और इधर का जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका टी निकल के आ जाएगा। ये होता है आपका डेप्थ ऑफ कट। अगर हम सेकंड बात करें कटिंग स्पीड की, सेकंड अगर हम बात करते हैं कटिंग स्पीड की, ठीक है, मतलब वी की बात करें तो मतलब देखो ये आपका ये आपका टूल है, ये आपका जो है टूल है, ये टूल है। इसको इधर जब हम देते हैं तो इसको हम बोलते हैं फीड, इस साइड को हम बोलते हैं फीड, ठीक है। ये आपका हो गया फीड, ये आपका हो गया डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो अगर हम कटिंग स्पीड की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर मिनट, या इसको हम लेते हैं मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया स्पीड कटिंग, और ये आपका आरपीएम से, किसी आरपीएम से आपका ये आपका वर्कपीस घूम रहा है, ठीक है। ये इसकी स्पीड हो गई। और थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड आपका होगा फीड। फीड की जो एसआई यूनिट होती है जनरली वो होता है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में, इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट हो गया लेथ का, डेप्थ ऑफ कट का, कटिंग स्पीड का और फीड का। अब अगर हम बात करें जो क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है और आपसे एमआरआर पूछ रहा है, उसकी हेल्प से हमको एमआरआर निकालना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कटिंग स्पीड और दिया हुआ है रेट ऑफ रिवोल्यूशन और दिया हुआ डेप्थ ऑफ कट। तो इसकी हेल्प से कैसे हम एमआरआर निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कटिंग स्पीड दिया हुआ है आपको, वह दिया हुआ है मतलब वी दिया हुआ है आपको 100,000 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दिया था मीटर पर मिनट में, इसको हमने मिलीमीटर में चेंज कर लिया। सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ रेट ऑफ रिवोल्यूशन, ये आपको दिया हुआ 0.4 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, ठीक है। और थर्ड जो आपको दिया हुआ वो आपको दिया हुआ डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है आपको कितना, ये दिया आपको 1.5 मिलीमीटर। हम लोगों को निकालना है क्या, एमआरआर निकालना। मैंने आपको बताया ना एमआरआर क्या होता है, ये जनरली होता है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट में, ठीक है। जो आपको देखिए जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे ऑप्शन मिलीमीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ, तो आपको इसी में निकालना है। अब देखो इसको हमें अचीव कैसे करना है। तो अगर हम एमआरआर का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट में कितना वॉल्यूम का मटेरियल हम अपने वर्कपीस से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका जनरली फॉर्मूला लिखें हम तो इसका होगा एरिया, मतलब एरिया आपका होगा मिलीमीटर स्क्वायर में, और ये मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको दिया हुआ किस में दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ मिलीमीटर पर मिनट में, ठीक है। वेलोसिटी आपको दिया हुआ मिलीमीटर पर मिनट में, और एरिया का निकालेंगे हम तो मिलीमीटर स्क्वायर में। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मिलीमीटर डिवाइडेड बाई मिनट, तो ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मिनट, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसको कैसे निकालना है, हम एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ रेट ऑफ रिवोल्यूशन मतलब 0.4 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मिलीमीटर आपको दिया हुआ डेप्थ ऑफ कट, 1.5 मिलीमीटर आपको दिया हुआ डेप्थ ऑफ कट, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी क्या दिया हुआ, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 100,000। तो आपका ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर पर रिवोल्यूशन, और ये आपका दिया हुआ है मिलीमीटर पर मिनट में, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आंसर आएगा 60,000 मिलीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 60,000 मिलीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। इसको निकालना कैसे, बस आपने ये ध्यान रखना है जो आपका एमआरआर फॉर्मूला होता है वो आपका होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब हमने 1 मिनट में कितने मिलीमीटर क्यूब कितने वॉल्यूम का मटेरियल हमने रिमूव किया। अब आपको फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया आपका मिलीमीटर स्क्वायर में और वेलोसिटी आपका मिलीमीटर पर मिनट में, तो जिसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल के आएगा मिलीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अब देखो आपको ये इसको तो अलग कर दिया हमने, वेलोसिटी को हमने अलग कर दिया। अब आपको बचता है रेट ऑफ रिवोल्यूशन और डेप्थ ऑफ कट, मतलब एक रिवोल्यूशन में वह कितना उसका 0.4 मिलीमीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसका आपको डेप्थ ऑफ कट से, तो आपका एरिया निकल के आता है ऐसे, ठीक है। तो वही मैंने निकाला है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये आपका निकल गया एरिया। वेलोसिटी आपको दिया था, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा एमआरआर, तो ये आपका हो गया एमआरआर हो गया आपका 60,000 मिलीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स फ्लूट्स आर प्रोवाइडेड, मतलब किस टूल में हम फ्लूट्स देते हैं किस टूल में, ड्रिल बिट में, ग्राइंडिंग व्हील में, चिजल में या हैक्सॉ ब्लेड्स में। तो फ्रेंड्स जो अपना फ्लूट्स दिया जाता है,
फ्लूइड्स को हम देते हैं अपना ड्रिल बिट में, और फ्लूइड्स को और कितने फ्लूइड्स देते हैं और फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ड्रिल बिट एक्सप्लेन करता हूँ फिगर ड्रॉ करके कि ड्रिल बिट में जो एंगल्स होते हैं, पॉइंट एंगल होता है, हेलिक्स एंगल होता है, वो कितना होता है। जनरली अगर आपसे पूछ लेता है कि पॉइंट एंगल स्टैंडर्ड, हमारे पास एक स्टैंडर्ड ड्रिल बिट है, नॉर्मल ड्रिल बिट में कितना पॉइंट एंगल होता है, कितना हेलिक्स एंगल होता है, किस केस में हम कौन सा ड्रिल बिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिगर की हेल्प से पहले आपको ड्रिल बिट समझाता हूँ, उसके बाद कितने नंबर ऑफ फ्लूइड्स होते हैं और उन फ्लूइड्स का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, बोलता है हम इनमें से किस में फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि हम ड्रिल बिट में फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों करते हैं फ्लूइड्स का इस्तेमाल और कितने फ्लूइड्स हम देते हैं ड्रिल बिट में, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फिगर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फिगर को। मान लो ये आपका एक ड्रिल बिट है, ठीक है, ये आपका मैं एक ड्रिल बिट ड्रॉ करता हूं। ये ड्रिल बिट का आपको शैंक दिया हुआ है, ठीक है, ये शैंक है। उसके बाद ये ड्रिल बिट यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका ड्रिल बिट का एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है। अब ड्रिल बिट का इस तरफ फिगर में मैं आपको ये समझाता हूँ कि पॉइंट एंगल कहाँ होता है और हेलिक्स एंगल कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर ये हम इसका मान लें, ये आपका सैंक का लेंथ है, मतलब इसको हम ड्रिल बिट में फंसाते हैं, तो ये आपका सैंक लेंथ है, सैंक का लेंथ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका नेक है, ये आपका ड्रिल बिट का नेक हो, इसको हम नेक बोलते हैं, NECK, ठीक है। अब जो यहाँ से अपना ड्रिल बिट स्टार्ट होता है, तो ये आपका जो है, ये आपके फ्लूइड्स हैं, ये जो आपको दिया हुआ है इसी को बोलते हैं फ्लूइड्स, ठीक है, यही होता है आपका फ्लूइड्स। ये ड्रिल बिट में आपको याद रखना है हमेशा 2 नंबर ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, मतलब 2 फ्लूइड्स होते हैं। इनका एडवांटेज क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो अगर हम ड्रिल की लेंथ की बात करें तो ये यहाँ तक जो होता है, ये जो यहाँ तक खत्म होता है, ये आपका होता है, यहाँ से ये होता है लीड, इसको हम बोलते हैं लीड, ठीक है, ये आपका होता है लीड। उसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक आपका होता है फ्लूइड्स, तो ये आपका होता है फ्लूइड की लेंथ, ठीक है, ये आपका होता है फ्लूइड्स की लेंथ, ठीक। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम तो ये आपकी ड्रिल की होती है यहाँ तक बॉडी, ये आपका होता है बॉडी, ठीक है, ये आपका ड्रिल का बॉडी होता है, ठीक। इसके बाद ये इसका नेक होता है और इसका सैंक का लेंथ होता है, ठीक। अब इसमें हम अगर हेलिक्स एंगल की बात करें तो ये फ्लूइड्स को आगे लेके बढ़ते हैं हम और यहाँ सेंटर से ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम सेंटर से, तो ये आपका होता है हेलिक्स एंगल, ये आपका होता है हेलिक्स एंगल। अब हेलिक्स एंगल की बात होगी अगर, तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में आपसे बोल देगा कि अगर कोई स्टैंडर्ड टूल है हमारा, कोई स्टैंडर्ड ड्रिल बिट है, तो कितना हेलिक्स एंगल उसका कितना होता है। तो जनरली बात किया जाए तो उसका हेलिक्स एंगल 32 डिग्री होता है, ठीक है, 32 डिग्री आपको याद रखना है। अब इसमें अब एक होता है पॉइंट एंगल, तो अगर हम पॉइंट एंगल की बात करें तो ये जो एंगल यहाँ से ड्रॉ होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये आपका होता है पॉइंट एंगल। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका होता है पॉइंट एंगल। डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट पॉइंट एंगल्स को हम ड्रिल बिट में रखते हैं, ड्रिल बिट का डिफरेंट पॉइंट एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये समझ गए आप, ये होता है आपका पॉइंट एंगल, और ये आपका ये होता है, ये जो आपका होता है, ये आपका होता है डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट, ये आपका होता है ड्रिल का डायमीटर, ठीक है, ये आपका होता है ड्रिल का डाया, ठीक। अगर हम इसको सामने से देखें, अपने ड्रिल बिट को अगर फ्रंट व्यू से देखें तो फ्रंट व्यू से ड्रिल बिट आपको ऐसा दिखेगा कुछ। मान लो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका ड्रिल बिट का सेंटर हो गया। अगर इसको हम फ्रंट से देखते हैं तो इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान लो एक सर्किल ड्रॉ किया हमने, फ्रंट से देखा हमने, तो ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे होता है, उठा होता है, सामने से ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक। ये आपका ड्रिल बिट फ्रंट से ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, ये आपका ड्रिल बिट हो गया फ्रंट का, यहाँ पे ये ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है आपका, अगर हम यहाँ से इस एंगल को ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं, ये वाला एंगल जो होता है अपना, ये वाला एंगल अपना होता है चिजल एज एंगल, चिजल एज एंगल, ठीक है। फ्रंट से हमको चिजल एज एंगल दिखता है। ये जो यहाँ से जो ये यहाँ से जो फ्लूइड्स का यहाँ पे जो 2 फ्लूइड्स होते हैं, उनके बाद यहाँ पे जो अगर इस एंगल को ड्रॉ करते हैं हम, तो ये अपना होता है चिजल एज एंगल, ठीक है। तो आपका नॉर्मल ड्रिल हो गया, ड्रिल बिट का मैंने आपको फिगर वगैरह समझा दिया कि यहाँ पे अपना हेलिक्स एंगल होता है। जनरली अपना हेलिक्स एंगल 32 डिग्री होता है, मतलब 32 डिग्री होता है। पॉइंट एंगल को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंट जॉब्स के लिए अपना क्या डिफरेंट पॉइंट एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फ्लूइड्स हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, 2 नंबर ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, इनका मेन एडवांटेज क्या होता है। देखो अगर हम बात करें फर्स्ट एडवांटेज की बात करें हम, तो इसका जो पहला एडवांटेज होता है,
या जो हमको चिप निकलती है, मतलब अगर हम किसी बॉडी में ड्रिलिंग कर रहे हैं तो चिप्स निकलेंगी, उन चिप्स को जॉब से निकलना है बाहर, तो चिप्स इसी फ्लूइड्स की हेल्प से बाहर आती है, मतलब ये उनको गाइड करता है, चिप्स को बाहर निकलने के लिए गाइड करता है हमारा फ्लूइड्स। तो वही इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है, टू परमिट द रिमूवल ऑफ चिप्स, ठीक है, जिससे कि हमारी चिप्स जो हैं जॉब से बाहर निकलती हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जॉब का वर्कपीस का फ्रिक्शन कम हो और इजीली हम कट कर सकें। तो उस कूलेंट को भी रास्ता देता है कि वह कूलेंट जो है जहां पे हमारा कट हो रहा है वहां तक जा सके, ठीक है। तो इसका ये सेकंड पॉइंट होता है टू अलाउ कूलेंट या कटिंग फ्लूइड भी इसको हम बोलते हैं, कटिंग फ्लूइड टू रीच द कटिंग एक्शन, ठीक है। कटिंग एक्शन जहां पे कटिंग हो रही है वहां पे हमारा कूलेंट इजीली पहुंच सके, ठीक है। तो ये आपका दो मेन पर्पस हो गया फ्लूइड्स का, और 2 नंबर के फ्लूइड्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने कौन कौन से पॉइंट एंगल्स का, मतलब किस एंगल पे हम कौन से वर्कपीस को कट करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, हम समझते हैं अपने पॉइंट एंगल्स को, ठीक। तो हम पॉइंट एंगल्स की बात करते हैं कि किस एलॉय के लिए किसने पॉइंट एंगल का ड्रिल बिट हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम पहला बात करें फॉर एल्युमिनियम एलॉय, जब हमारा एल्युमिनियम का एलॉय होगा उसका हमें ड्रिलिंग करना होगा तो जो पॉइंट एंगल होगा वो 90 डिग्री से 140 डिग्री तक वेरी करता है, ठीक है। अगर हम सेकंड बात करें फॉर मैग्नीशियम एलॉयज, मतलब जब हम मैग्नीशियम एलॉय की ड्रिलिंग करेंगे तो उस केस में अपना पॉइंट एंगल 70 डिग्री से 80 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। मतलब एल्युमिनियम के एलॉय की ड्रिलिंग करने के लिए हमारा पॉइंट एंगल 90 से 90 डिग्री से 140 डिग्री वेरी करेगा। मैग्नीशियम के एलॉय की ड्रिलिंग करने के लिए 70 डिग्री से 80 डिग्री वेरी करेगा। और थर्ड अगर हम बात करें फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, ये आपका मतलब मोस्ट स्टैंडर्ड ड्रिल बिट आपका यही होता है, ठीक है। फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील्स, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील की ड्रिलिंग करने के लिए जो अपना पॉइंट एंगल इस्तेमाल होता है वो आपका होता है 118 डिग्री से 135 डिग्री तक, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ड्रिल बिट है। अगर आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पॉइंट एंगल फॉर स्टैंडर्ड ड्रिल बिट, तो आपका ये होगा 118 डिग्री से 135 डिग्री तक, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फेमस क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब कुछ फेमस फिगर वगैरह बताता हूँ कि अगर हम बात करें सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील, मतलब सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील, अगर हमको इसकी ड्रिलिंग करनी है तो आपका पॉइंट एंगल होगा, आपका ये आपका ड्रिल बिट हो गया, आपका इस समय ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल यहाँ पे होगा, ये पॉइंट एंगल होता है, ये आपका होगा वो 118 डिग्री, ठीक है। ये आपका होगा 118 डिग्री। और अगर हम बात करें हार्डर मटेरियल्स की ड्रिलिंग के लिए, फॉर हार्डर मटेरियल्स, मतलब अगर हमें हार्डर मटेरियल्स की ड्रिलिंग करनी है उस समय आपका जो पॉइंट एंगल यहाँ बनता है, ये आपका ड्रिल बिट हो गया, जो पॉइंट एंगल यहाँ बनेगा वो होगा 135 डिग्री का, ये आपका होगा 135 डिग्री का, ठीक है। तो अगर सिंपल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील्स हैं उसकी हमें ड्रिलिंग करनी है तो उसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री होगा, ठीक है। अगर बोलता है हमको हार्डर मटेरियल्स की ड्रिलिंग करनी है सिंपल सा, तो उसका पॉइंट एंगल 135 डिग्री होगा। ये मैंने बताया ना आपको कि 118 डिग्री से 135 डिग्री हमारा मैक्सिमम केस में पॉइंट एंगल वेरी करता है, ठीक है। अगर इसमें थर्ड बात करते हैं सॉफ्टवेयर मटेरियल्स। अगर आपसे सीधे सॉफ्टवेयर मटेरियल्स की बात कर दे वो कि हमें सॉफ्टवेयर मटेरियल्स की ड्रिलिंग करनी है, सबसे फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उस समय आपका ड्रिल बिट का एंगल जो होगा ये आपका होगा 90 डिग्री, ठीक है। इस केस में आपका ड्रिल बिट का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये आपके पॉइंट एंगल से रिलेटेड मेन क्वेश्चंस हैं जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम ड्रिल बिट के पॉइंट एंगल्स की बात करें तो अगर सिंपल पूछता है फॉर एल्युमिनियम एलॉयज तो एल्युमिनियम के एलॉय के लिए 90 डिग्री से 140 डिग्री होगा। अगर मैग्नीशियम एलॉय की बात करें तो 70 डिग्री से 80 डिग्री होगा। अगर वो फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, मतलब मैक्सिमम केस में जब स्टैंडर्ड ड्रिल बिट का वो बोलेगा तो उस केस में उसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री से 135 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील की ड्रिलिंग करनी है हमें, उस केस में आपका ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री होगा। हार्डर मटेरियल्स की ड्रिलिंग करनी है उस केस में 135 डिग्री होगा, और सॉफ्टवेयर मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है उस केस में आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इतना ये पॉइंट्स है, इतनी थ्योरी आपकी ड्रिल बिट की खाली। तो ड्रिल बिट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
कैप्स्टन लेथ इज ऑल्सो नोन एज, मतलब जो अपनी कैप्स्टन लेथ है वो उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंजन लेथ, रैम टाइप लेथ, टरट लेथ या कैम टाइप लेथ। तो मैं आपको कैप्स्टन का फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैप्स्टन लेथ को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ अपना कैप्स्टन लेथ का। ठीक, तो फ्रेंड्स ये आपके सामने कैप्स्टन लेथ का फिगर है। मैं इसमें आपको समझाऊँ जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपनी कैप्स्टन लेथ को हम किस नाम से जानते हैं? इंजन लेथ, रैम टाइप लेथ, टरट लेथ या कैम टाइप लेथ। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं आपको इसी फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये आपका एक कैप्स्टन लेथ है, इधर ये हेड स्टॉक है, ये आपका टूल पोस्ट, और ये आपका जहाँ पे नॉर्मल लेथ होती है वहाँ पे अपने इस्तेमाल करते हैं टेल स्टॉक। तो यहाँ पे आपका एक हेक्सागोनल टूल हेड है, यहाँ पे टूल्स को माउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है 6 टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आपका हेक्सागोनल टूल पोस्ट पे 6 टूल्स यहाँ पे माउंट होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं ये इसी पोर्शन की वजह से ही आपको इस लेथ का नाम दिया गया है रैम टाइप लेथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रैम टाइप लेथ। अब इसको हम रैम टाइप लेथ क्यों बोलते हैं? देखो ये आपका यहाँ पे ये स्लाइड है और यहाँ पे आपको ये रैम है, ये जो आपकी ये वाली जो ऑक्सिलरी स्लाइड बोलते हैं इसको हम, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी स्लाइड, मतलब इसी को हम बोलते हैं रैम। तो यही आपकी कैप्स्टन लेथ की खासियत होती है कि यहाँ पे एक आपको ऑक्सिलरी स्लाइड मिलती है। अब इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका काम जो होता है, अगर हम फर्स्ट बात करें रैम जो होता है अपना, रैम का काम क्या होता है? देखो ये रैम जो है आपको एक्स्ट्रा लेंथ देता है लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बात करें तो इट कैन मूव लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें ये जो है हेक्सागोनल टूल हेड को इसी पे माउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है इट कैरीज हेक्सागोनल टूल हेड। ठीक है, हेक्सागोनल टूल हेड भी इसी पे माउंट होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट अपना होगा इसमें हम टूल को शॉर्टर मूवमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं इट कैन यूज्ड फॉर शॉर्टर मूवमेंट ऑफ टूल। किस केस में हम देते हैं? जब आपका सैडल जो है, सैडल को हम फिक्स कर देंगे, उसके बाद हम टूल को शॉर्टर मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है यूज्ड फॉर शॉर्टर मूवमेंट ऑफ टूल आफ्टर सैडल, जब हम सैडल को उसकी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर सैडल इज फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन। ठीक है, जब हम सैडल को किसी पोजीशन फिक्स कर देते हैं तब हम इस रैम की हेल्प से ही टूल को लेफ्ट और राइट शॉर्टर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खासियत होती है कैप्स्टन लेथ की। अब इसके साथ एक लेथ आती है, उसका नाम होता है फ्रेंड्स टरट लेथ। एक आपकी लेथ आती है, इसका नाम होता है टरट लेथ। डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स आपका कैप्स्टन लेथ में और टरट लेथ में? डिफरेंस इतना होता है खाली कि इसमें जो ऑक्सिलरी स्लाइड रैम दिया हुआ है इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ सैडल होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ये होगा नो ऑक्सिलरी स्लाइड इज यूज्ड, नो ऑक्सिलरी, ये इसका मेन डिफरेंस होता है फ्रेंड। ठीक है, स्लाइड इज यूज्ड। तो आपका टरट लेथ में कोई भी ऑक्सिलरी स्लाइड नहीं होता है, ओनली सैडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ओनली सैडल, सिर्फ यहाँ पे सैडल होता है आपका इस वाली लेथ में, और कैप्स्टन लेथ में आपका रैम होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रैम टाइप लेथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रैम टाइप लेथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है ए ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 200 mm डायमीटर हैविंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इन आरपीएम? मतलब आपको जो है एक लीनियर स्पीड दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड का ग्राइंडिंग व्हील का डाया दे दिया हो और सिंपल सा आपसे आरपीएम पूछ रहा है। ठीक है, जब तक मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन बोलता है कि आपका ग्राइंडिंग व्हील जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ 200 मिलीमीटर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आपको दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड और बोलता है उसका आपको आरपीएम निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अपने को एक रिलेशन मालूम है, लीनियर वेलोसिटी मतलब v में और आरपीएम मतलब n में। तो इसका रिलेशन क्या होता है? सिंपल सा आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड आरपीएम। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है? बहुत ही आसान है, ये होता है पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60।
तो ये आपको मैसेज याद रखना है, ये आपका आरपीएम हो गया, ये आपका लीनियर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, आपको सब वैल्यूज दिया हुआ है, बस आपको एन निकालना है। ठीक, तो अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यूज क्या, वेलोसिटी आपको दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, 30। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वेलोसिटी दिया हुआ आपको दिया हुआ मीटर में और आपको डायमीटर दिया हुआ मिलीमीटर में, तो बस आप यही मिस्टेक कर सकते हैं, तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड, पाई आपको दिया हुआ है पाई, डायमीटर आपको दिया 200 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 को 200 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर। ठीक है, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000 और आपको आरपीएम निकालना है और ये डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये आपको एन निकालना है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 200। ठीक है, तो आपको ये 30 60 1000 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में ये यहाँ उल्टा हो जाएगा पाई इंटू 200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो आपको एन की वैल्यू मिलेगी 2864 आरपीएम। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। और क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2866। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि अपने को जो आपको ग्राइंडिंग व्हील दिया था उसका रिवोल्यूशन पर मिनट निकालेंगे तो उसका आएगा 2864। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन। तो स्पिनिंग एक ऑपरेशन होता है, वो क्या होता है मैं भी आपको फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम किस मशीन पे करते हैं, मिलिंग मशीन पे करते हैं, मैकेनिकल प्रेस पे करते हैं, या हाइड्रोलिक प्रेस पे करते हैं, या लेथ पे करते हैं। तो जब आप लोगों ने लेथ सीखा होगा अपने सेमेस्टर्स में, तो लेथ में एक बहुत ही फेमस ऑपरेशन होता है, ये आपका होता है स्पिनिंग ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लेथ, मतलब स्पिनिंग ऑपरेशन को हम लेथ पे करते हैं। अब स्पिनिंग ऑपरेशन होता क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं अभी आपको फिगर की हेल्प से स्पिनिंग ऑपरेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये आपका सेंटर लाइन हो गया लेथ का। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मशीन का हेड हो गया, ये आपका मशीन का हेड हो गया। यहाँ पे आपने मैंड्रेल लगा दिया, मतलब जिस शेप में आपको किसी सीट को फॉर्म करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका स्पिनिंग होता है ना, यह एक फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। अगर हम सिंपली बात करें तो यह एक फॉर्मिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी ब्लैंक को, किसी सीट को जिस मैंड्रेल के शेप में चाहेंगे उस मैंड्रेल के शेप में उसको हम ढाल देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आपका मैंड्रेल हो गया, ये आपका हो गया एक मैंड्रेल, ये आपका हो गया मैंड्रेल, और ये आपका एक ब्लैंक सीट हमने यहाँ पे लगा दिया, ये आपका एक ब्लैंक सर्कुलर सीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने सीट को लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, सीट को हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। ये आपका टेल स्टॉक है मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि हमने टेल स्टॉक से इसको होल्ड कर दिया है। ये आपका हो गया टेल स्टॉक और ये आपका हो गया ब्लैंक। ठीक है, ये आपका हो गया ब्लैंक। अब यहाँ पे हम एक टूल लगाएंगे, यहाँ पे हम एक टूल लगाएंगे। इस टूल की हेल्प से जो है हम इस टूल को इस साइड फीड देंगे। ठीक है, ये आपका टूल होगा। ठीक, ये आपका घूमेगा। ठीक है, ये आपका जो है मशीन का हेड है, ये आपका एक मशीन का हेड है, मतलब लेथ पे हमने इसको हेड स्टॉक मान लेते हैं। यहाँ पे हमने मैंडल फिट कर दिया, यहाँ पे हमने टेल स्टॉक से अपने ब्लैंक को यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब इस टूल को यहाँ से प्रेस करेंगे हम। जब इसको हम प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका जो आपका ब्लैंक है वो धीमे धीमे इस शेप में आने लगेगा, मतलब आपका ब्लैंक जो है इस शेप में आएगा और टूल आपका जो है यहाँ पे आते जाएगा। ठीक है, और प्रेस करेंगे तो ब्लैंक आपका और इस शेप में आ जाएगा, ब्लैंक जो है आपका और इस शेप में आ जाएगा। और जब और प्रेस कर देंगे तो ब्लैंक जो है आपका जो फाइनल शेप ले लेगा, ये ब्लैंक फाइनली जो है इस शेप में आ जाएगा। ये आपका ब्लैंक का सिंपल शेप, ये आपका फाइनल शेप हो जाएगा ब्लैंक का। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। मतलब स्पिनिंग एक सिंपल सा नॉर्मली फॉर्मिंग प्रोसेस होता है जिसको हम अपने लेथ मशीन पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेथ। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोशन ऑफ द टूल इन शेपिंग प्रोसेस। मतलब जो हमारा शेपर होता है उसमें जो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेपिंग प्रोसेस। तो वही बोल रहा है कि हम शेपिंग प्रोसेस में टूल का मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटेटिंग मोशन या स्टेशनरी मोशन। तो मैं आपको एक थोड़ा शेपर का फिगर ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कौन सा मोशन हमारी शेपिंग मशीन में होता है। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड्स, मानते हैं कि ये आपका रैम हो गया। ठीक, ये आपका रैम हो गया,
ये आपका हो गया शेपिंग मशीन, छोटी सी मैं आपको शेपिंग मशीन फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका मशीन का हो गया टेबल, ये मशीन का हो गया टेबल, ठीक है। यहाँ पे जो रैम का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा मेन पोर्शन होता है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। मान लो ये आपका हो गया, यहाँ से हमने टूल को फीड देना है, उसके बाद ये इसको हम बोलते हैं क्लैपर बॉक्स, ये आपका हो गया टूल, ठीक है। मशीन टेबल थोड़ा और आगे ले आते हैं हम। तो ये फिगर फ्रेंड्स एक रफ फिगर बनाया मैंने, ये यहाँ पे ये मशीन का टेबल ये हो गया, ठीक है, मशीन का टेबल हो गया, ठीक। अब इसको हम बोलते हैं क्लैपर बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स होता है ये अपना होता है क्लैपर बॉक्स, ठीक है, क्लैपर बॉक्स। इसका बहुत ही मेन रोल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका होता है टूल, ये आपका होता है टूल, और यहाँ पे जो इसकी हेल्प से हम घुमाते हैं तो आपका टूल जो है ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, इसको हम फीड देते हैं शेपर मशीन में, ठीक है। और ये यहाँ पे जो होती है स्केल्स होती है, ये आपकी स्विवेल कर सकते हैं, मतलब इसको हम एंगल दे सकते हैं, इस टूल को हम यहाँ से घुमा के एंगल दे सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्विवेल बेस, SWIVEL, मतलब इसको हम किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। ये आपका हो गया टूल पोस्ट, ये आपका हो गया टूल का पोस्ट, ये आपका हो गया टूल, ये आपका हो गया क्लैपर बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे लीवर लगा होता है जिसकी हेल्प से हम इसका स्ट्रोक सेट करते हैं कि हमें कितने स्ट्रोक में इसको ले जाना है। ये आपका होता है रैम, ये आपका होता है रैम। तो अगर हम शेपिंग मशीन की बात करें, ये आपकी हो गई शेपिंग मशीन, तो शेपिंग मशीन में यहाँ पे हम वर्क पीस को क्लैंप करते हैं, ये आपकी हो गई वर्क पीस, ठीक है। तो जब आप वर्क पीस को क्लैंप करेंगे तो आपका रैम जो है टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब ऑसिलेटिंग मोशन करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 ऑसिलेटिंग नहीं रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, ठीक है। कि आपको जब ऐसे आगे पीछे जाएगा टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। मतलब अपने शेपर मशीन में जो शेपिंग प्रोसेस होता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन की हेल्प से। तो आपने यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा, यहाँ पे आपका होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये होगा जब अपना टूल यहाँ से यहाँ की तरफ आएगा, मतलब जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तब ये कटिंग करता है, तब ये कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बट जब ये टूल यहाँ से बैक की तरफ जाएगा, मतलब जब यहाँ पीछे जाएगा तो कोई कटिंग नहीं होती है, ठीक है, कोई कटिंग नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, शेपर मशीन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कट करती है, ठीक है। जब ये टूल यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, मतलब ये रैम आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, तब आपका कटिंग ऑपरेशन होगा। जब यहाँ से पीछे जाएगा तो आपका कटिंग ऑपरेशन नहीं होगा, वहां पे आपका क्लैपर बॉक्स का ऑपरेशन होता है। क्लैपर बॉक्स यहाँ से ऐसे उड़ जाता है और टूल अपना पीछे आ जाता है, फिर यहाँ गिर जाता है, ठीक है। फिर ये टूल आगे बढ़ेगा, कट करेगा, जब ये पीछे आएगा तो ये अपना क्लैपर बॉक्स ऐसे उड़ जाएगा, तो ये ऐसे उड़ जाएगा और ये टूल अपना ऐसे एंगल लेके पीछे आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब फॉरवर्ड मोशन में ही कटिंग होती है, बैकवर्ड मोशन में कटिंग नहीं होती है। तो आपका सेकंड पॉइंट हो गया कि इस मोशन में कटिंग होती है और इस मोशन में आपकी कटिंग नहीं होती है, ठीक है। और यहीं पे आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम आता है। यहाँ पे आपका होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक, जिससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यहीं पे लगाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जब आपका कटिंग होगा तो कटिंग में आपकी स्पीड लो होती है, ठीक है, कटिंग में आपकी स्पीड लो होगी, और जब ये बैक आएगा तो कटिंग तो उस समय आपकी स्पीड हाई होगी, ठीक है। जब ये बैक आएगा तो उस समय आपकी स्पीड हाई होती है। तो ये आपका होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो देखो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, मतलब जो इसका नाम है छुपा हुआ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मतलब जब पीछे आएगा तो बहुत ही स्पीड में पीछे आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्विक रिटर्न, ठीक है। कटिंग करेगा तो उस समय इसकी स्पीड स्लो होगी, जब पीछे आएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने आपको शेपर, मतलब जो शेपिंग प्रोसेस होता है, मैंने आपको शेपर की हेल्प से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले पार्ट में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।